जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सामान्य भूगोल। और आज हम लोग विश्व भारत भूगोल करने वाले हैं और यह लगभग आज समझिए कि समाप्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग परिवहन कर रहे हैं, फिर होगा पर्यटन स्थल, फिर विविध, और इसी के साथ शुरू होगा अगला चैप्टर विश्व का भूगोल। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर जेपीएससी या फिर कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं जिसमें भूगोल की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कमेंट में आप जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले नौ या वायु परिवहन। तो आप लोग पहले देख लीजिए पोर्ट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट, भारत के प्रमुख बंदरगाह। और आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो ए ऑप्शन मालाबार तट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो सही कथन देखना है। तो नौ परिवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है, बिल्कुल सही। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश कराने या निकालने योग्य बनाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन सैलिटेशन रोकता है, यह भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो नौवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है, यह बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश कराने या निकालने योग्य बनाता है, यह भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन या सैलिटेशन रोकता है, यह भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची में। मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पतन का निर्देशक है, वह है कौन सा? तो देख लेना है, यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पोत है, यह गलत है। कोचिन प्राकृतिक पतन है, यह बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत में एकमात्र मशीनीकृत पतन है, यह भी सही है। कांडला ज्वारीय पतन है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कोचिन भारत का सबसे गहरा पतन है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला पूर्वी तट का नहीं है, बाकी चेन्नई पारादीप और तुत्तीकोरिन पूर्वी तट का है, कांडला पश्चिमी तट का है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, विशाखापट्टनम। प्रायद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह कौन कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा कोलकाता और विशाखापट्टनम। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाराद्वीप। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो सी ऑप्शन पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन उड़ीसा में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाराद्वीप। भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सी ऑप्शन पाराद्वीप। मुर्मुगांव पतन स्थित है? तो सी ऑप्शन गोवा में। मुर्मुगांव पतन स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन गोवा में। कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कांडला गुजरात में है, यह बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन कांडला गुजरात में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। दिए गए मानचित्र में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए, बी, सी एवं डी से चिन्हित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची पुदुचेरी के बंदरगाह कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले हो जाएगा माहे, फिर हो जाएगा कराईकाल, फिर हो जाएगा पुदुचेरी और फिर हो जाएगा यमन। ए ऑप्शन 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है?
तो कांडला है, चेन्नई नहीं है, पारादीप है, मुंबई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी तीनों प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो कोचीन और विशाखापट्टनम प्राकृतिक है, चेन्नई और तुतीकोरिन प्राकृतिक नहीं है। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 और 4, कोचीन और विशाखापट्टनम। निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्वी तट बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3, 4 में प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए गए क्रम में से उत्तर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यह है सी ऑप्शन तुतीकोरिन है, फिर चेन्नई है, फिर मछलीपट्टनम है, फिर विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी में चिन्हित बंदरगाहों की अवस्थिति को उन बंदरगाहों के नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले हो जाएगा वेरावल 5 नंबर, फिर 2 नंबर हो जाएगा करवाल, फिर 4 नंबर हो जाएगा तुतीकोरिन, फिर 1 नंबर हो जाएगा काकीनाडा। बी ऑप्शन 5, 4, 2, 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा काकीनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो ए ऑप्शन काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवराइन बंदरगाह है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, जो कि कोलकाता है। आप लोग देख सकते हैं कोलकाता का लोकेशन कहाँ पे है। अगला, पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांडला में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोवलम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोवलम। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नगर की लंबाई कितनी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है कौन सा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह कौन से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दहेज। भारत के बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन होगा दहेज। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है प्रमुख बंदरगाह और राज्य। तो इसमें कौन सा बंदरगाह किस राज्य में, आइए देख लेते हैं। तो कांडला हो जाएगा गुजरात में, नहावा शेवा हो जाएगा, यह 1 नंबर ऑप्शन है, महाराष्ट्र में। पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और तुतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर से कांडला हो जाएगा गुजरात में, नहावा शेवा हो जाएगा महाराष्ट्र में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और तुतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। सी ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। फिर से सुमेलित के लिए दिया हुआ है समुद्री बंदरगाह और राज्य। आइए मिलाते हैं। अलेप्पी हो जाएगा केरल में, एन्नानूर हो जाएगा तमिलनाडु में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। फिर से अलेप्पी हो जाएगा केरल में, एन्नानूर हो जाएगा तमिलनाडु में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से निम्नलिखित में से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्य में सर्वाधिक लाभान्वित होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बी ऑप्शन मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किन भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किन भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ए ऑप्शन इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन प्रयागराज से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है। तो इनमें से कोई नहीं है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ती है। तो सी ऑप्शन हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ती है तो हल्दिया को इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है? तो ये ऑप्शन इसका है चेन्नई के तट पर। भारत का कोयले से संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है कहाँ? तो ये ऑप्शन चेन्नई से के तट पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन कांडला। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जामनगर। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये ऑप्शन जामनगर। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हल्दिया। सुमिलित करने को दिया हुआ शिपयार्ड और राज्य, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो गार्डन रीच है पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक्स है महाराष्ट्र और कोचिन शिपयार्ड है केरल। फिर से, गार्डन रीच है पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक है महाराष्ट्र और कोचिन शिपयार्ड है केरल। बी ऑप्शन 4-1-2-3 गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रांची। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन रांची। सर्वाधिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचिन विमानपत्तनम। सर्वाधिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचिन विमानपत्तनम। राज्य सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सी ऑप्शन अमृतसर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सी ऑप्शन अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा करईकाल। बाकी दमन है, जंजीरा है और रत्नागिरी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा करईकाल। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अलंग। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने या यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अलंग। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा किसमें एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना का पता लगा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मोरमुगांव गोवा बिल्कुल सही है, पारादीप उड़ीसा बिल्कुल सही है, मैंगलोर कर्नाटक यह भी सही है, और मुंद्रा आंध्र प्रदेश या गलत है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मुंद्रा गुजरात में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पन्ना। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। फिर से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। भारत का वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो डी ऑप्शन 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ए ऑप्शन कोचीन। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। सौर ऊर्जा से पूर्णतः
सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पर्यटन स्थल। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए पर्यटन स्थल और राज्य दिया हुआ है, तो आइए मिला लेते हैं। तो चकराता हो जाएगा उत्तराखंड, हफलंगा हो जाएगा असम, कालिम्पोंग हो जाएगा पश्चिम बंगाल और कुफरी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन 3-1-2-4 3-1-2-4। अगला प्रश्न, फिर से मिलान करने के लिए दिया सूची और पर्यटक केंद्र। तो आइए से मिला लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में हो जाएगा गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कसौली, गुजरात में हो जाएगा उड़वाड़ा और तमिलनाडु में हो जाएगा पॉइंट कैलिमर। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 3-4-1-2 3-4-1-2। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा कलिंग, उत्तराखंड का हो जाएगा औली, कर्नाटक का हो जाएगा चिकमंगलुरु और तमिलनाडु का हो जाएगा ऊटी। फिर से हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा किलांग, उत्तराखंड का हो जाएगा औली, कर्नाटक का हो जाएगा चिकमंगलुरु और तमिलनाडु का हो जाएगा ऊटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई यह भी है, मामल्लपुरम यह भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर यह भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1-2-3-4, इसमें चारों है। फिर से चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान बिल्कुल सही यह है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई यह भी है, मामल्लपुरम यह भी है और सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर यह भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1-2-3-4। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें गुलाबी नगरी कहती हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर गुलाबी नगर बिल्कुल सही है, उज्जैन महाकाल का नगर यह भी सही है, कोलकाता आनंद का नगर यह भी सही है, जैसलमेर झीलों का नगर यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जैसलमेर झीलों का नगर नहीं है, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ों में से किसमें अवस्थित है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। विलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उद्देश्य किया हुआ है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अतुल्य भारत। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने के उद्देश्य उपयोग किया हुआ है कौन सा? तो डी ऑप्शन अतुल्य भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सी ऑप्शन केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? तो कुलधारा है, धनुषकोटी है, लखपात है, चरखारी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चरखारी। निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो पहला है श्रीशैलम नल्लामल पहाड़ी, यह बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन उसमें हो जाएगा केवल एक। अगला देखते हैं सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है चारागाह या हिल स्टेशन और स्थिति राज्य दिया हुआ है। तो कौन सा कहाँ है देख लेते हैं। बानी चारागाह है जम्मू एवं कश्मीर में, गुजरात में। बानी चारागाह गुजरात में। ब्याल चारागाह है उत्तराखंड में, खज्जियार है जम्मू एवं कश्मीर में और पहलगाम है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन 3-1-4-2 फिर से बन्नी चारागाह है गुजरात में, ब्याल चारागाह है उत्तराखंड में, खजियार है हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम है जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। अब हमारा आखिरी चैप्टर भारत के लिए विविध। तो आई से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र। कुरियाल सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों इसमें ऑप्शन सही है। विश्व में इस्पात उत्पादन है भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, यह बिल्कुल सही है। विश्व के में रेशम
का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यह भी सही है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक और तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है? तो सी ऑप्शन पाकिस्तान से। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है कहाँ? सी ऑप्शन पाकिस्तान से। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यह सही है। थुम्बा केरल, यह भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, यह गलत है। पोखरण राजस्थान, यह बिल्कुल सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। अगला सुमेलित करने के लिए दिया नगर और विशेषताएं। तो कौन सी नगर की क्या विशेषताएं, आइए देख लेते हैं एक करके। अलीबाग है मत्स्य केंद्र फिशिंग, अलीबाग है या अवकाश सदन, हॉलिडे रिसोर्ट। बालापुर है शैल रासायनिक सुंकल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। नहावा शोभा है बंदरगाह पोर्ट। और रत्नागिरी है मत्स्यन केंद्र फिशिंग सेंटर। बी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला प्रश्न, भारत में एक ऐसे स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चांदीपुर में। फिर से पढ़ते हैं, भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चांदीपुर में। तुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भूचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित है। तुम्बा में विकसित साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भूचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। केयार्न एनर्जी का मुख्यालय है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्कॉटलैंड में। केयार्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन स्कॉटलैंड में। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। रामेश्वरम, यह है तमिलनाडु में। द्वारिका है गुजरात में। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन 2 3 1 4 2 3 1 4। फिर से रामेश्वरम है तमिलनाडु में, द्वारका है गुजरात में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं इसे भी। ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। ब्रेवन स्टेडियम है मुंबई में। ग्रीन पार्क है कानपुर में। और ईडन गार्डन है कोलकाता में। बी ऑप्शन 2 1 4 3 2 1 4 3। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो भूमिगत रेलवे है कोलकाता में। आम है रत्नागिरी, ताले हैं अलीगढ़ में और चावल है देहरादून में। फिर से भूमिगत रेलवे कोलकाता में, आम है रत्नागिरी, ताले हैं अलीगढ़ में और चावल है देहरादून में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है? तो डी ऑप्शन होगा कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है? तो बी ऑप्शन तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम किसका है? तो बी ऑप्शन तमिलनाडु के एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? ये ऑप्शन इसका हो जाएगा वृक्षारोपण। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो ये ऑप्शन वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कोल्हान खनिज संसाधन, यह बिल्कुल सही है। कच्छ वन संसाधन, यह गलत है। मालाबार तट जल संसाधन, यह सही है। मध्यगंगा मैदान मृदा संसाधन, यह सही है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है कच्छ वन संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा नाम समानता साड़ी के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबादी। बाकी चंदेरी है, वाराणसी है और कांजीवरम है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा मुरादाबादी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, यह बिल्कुल सही है। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी, यह भी सही है। डॉक्टर SS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। भारत में प्रमुख परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अप्सरा। भारत के प्रमुख
प्रथम प्रमुख रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऊष्मा स्रोत और भारत के राज्य दिया हुआ है, तो लसुंदारा राजस्थान, यह गलत है। अवलोली महाराष्ट्र, यह बिल्कुल सही है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। सोहना हरियाणा, यह सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, लसुंदारा राजस्थान। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परंपरा और राज्य दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चपचार कुट त्यौहार मिजोरम, यह बिल्कुल सही है। खोंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर, यह भी सही है। थंगाटा नृत्य सिक्किम, यह गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 1 और 2 सही है, मतलब चपचारा कुट त्यौहार मिजोरम बिल्कुल सही है। खोंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर, यह भी सही है। थोंगटा नृत्य सिक्किम, यह गलत है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिल्प है और किस राज्य की परंपरा है? तो इसमें देखना उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो पुथु कुल्ली शॉल तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन होगा केवल एक, पुथु कुल्ली शॉल तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी जिरोडिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है। डी ऑप्शन, यह वसंत ऋतु का संसाधनीय स्रोत है। यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, डी ऑप्शन। अगला, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो वह कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं की उत्पत्ति होती है, डी ऑप्शन केवल आ। इसमें केवल आ सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा केवल आ, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, यह बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, यह गलत है। अति तीव्र ग्रामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, यह भी गलत है। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा अगला सेक्शन हो जाएगा विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग बताइए कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हम जब भी कोई नया वीडियो लाते हैं तो इसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी होती है। अगले सेक्शन से हम लोग शुरू करने वाले विश्व का भूगोल, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना रिवीजन को पूरी तरह से कंठस्थ करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।